नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। और हाथरस को लेकर जिस तरीके का एक समाचार फैलाने की कोशिश की गई थी, तमाम दंगा तक कराने की कोशिश की गई थी, अब उसी हाथरस के केस में रोज नए मोड़ आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। और सीबीआई जांच में अब कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो पीड़िता के परिवार के लोग थे उनको बरगलाने की कोशिश की गई थी और उनसे जैसा कुछ बुलवाया गया था, उसके बाद अब जब सीबीआई उनसे तमाम चीज़ों को पूछ रही है तो इसमें पीड़िता के परिवार के लोग कई बार अपने ही पुराने बयानों से दूसरा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आज सीबीआई ने जिस तरीके से तीनों भाइयों और पिता से पूछताछ की, उसमें बड़े भाई से जब पूछताछ की गई और उस जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट करने की, पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई, तब उसमें पीड़िता के भाई का जो बयान था वो पिछले बयानों से उलट पाया गया। उसके अलावा जो बयान पीड़िता के भाई ने थाने में पहली बार दिया था, जिसके आधार पर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके पीछे की जब वजह पूछी सीबीआई ने तो ये वजह उस वजह से अलग थी जो कि पीड़िता के भाई ने एसआईटी को बताई थी। इस पूरे मामले में जिस तरीके से पीड़िता के जो भाई हैं, परिवार के लोग हैं, वो साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज तर्रार नहीं है, इसलिए वो उन सारी बातों को याद नहीं रख पाए जिन्हें उन्होंने पहले बताया था, या जो जिस तरीके से शिवराज जीवन वाल्मीकि नाम के कांग्रेसी पूर्व मंत्री और वर्तमान के सेक्रेटरी सचिव ने उन्हें जो सिखाया था, जो कहने के लिए बोला था, वो सारी बातें वो याद नहीं रख पाए। उसकी वजह से उनके जो बयान हैं उनमें विरोधाभास अब नज़र आ रहा है। इसको लेकर बड़े भाई को सीबीआई उस अपने कैंप कार्यालय भी ले गई, जो कि उन्होंने कृषि उप निदेशक के कार्यालय में बनाया हुआ है, और वहाँ उससे कई घंटे तक पूछताछ की गई। और आज जिस तरीके से 4 घंटे तक परिवार के लोगों से पूछताछ हुई है, परिवार के लोग अब इस पूरे मामले में ये समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ देखा था, जो पहले बोला था और बाद में जो नेताओं के कहने से बोल दिया है, उसको लेकर सीबीआई उनसे ज़्यादा पूछताछ करेगी। और इसी वजह से वो अब सच्चाई को बयान करते हुए भी दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच के लिए परिवार ने पहले मना किया था और ये भी कहा था कि हमें नार्को टेस्ट नहीं कराना है, सीबीआई जांच नहीं करानी है। इससे भी ये पता चलता था कि कुछ न कुछ ऐसा है जो परिवार के लोगों को स्थानीय कांग्रेसी नेताओं या सपा नेताओं के द्वारा बयान देने के लिए बोला गया है, और उस बयान को देकर वो खुद को फंसता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से सीबीआई की जांच से कतराने की कोशिश उन लोगों ने की है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में निर्णय क्या है या क्या निष्कर्ष है, इसको लेकर न सीबीआई ने कुछ खुलासा किया है और ना ही अभी तक कोई बड़ा खुलासा ऑफिशियल तौर पर सरकार की तरफ से आया है, एसआईटी की तरफ से भी नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों में अब चर्चा है, पड़ोसियों में चर्चा है कि इस मामले में परिवार ने कुछ तो ऐसा था जिसको छिपाया था, और अब वो उस बात को छिपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब परिवार के लोगों को लेकर सीबीआई उस खेत में पहुंची जहां की घटना का वर्णन किया गया है 22 तारीख की एफआईआर में, या 22 तारीख को जो बयान दिए गए थे पीड़िता के द्वारा, पीड़िता की मां और भाई के द्वारा, और जो बयान पहली बार दिए गए थे उनको लेकर साथ में सीबीआई ने उन पुलिस वालों से भी पूछताछ की है जिन्होंने पहली बार इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी। पीड़िता और पीड़िता की मां और भाई से बातचीत की थी, उसके अलावा ग्रामीणों से बातचीत की थी। तो ये सारे तथ्यों को सीबीआई इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। दूसरे तमाम जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, जिन्हें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोला जाता है, उनको भी जोड़ने की कोशिश सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। सीबीआई ने उस इलाके का भी मुआयना किया जहां पर पीड़िता के जो मृत शरीर था उसको जलाया गया था, उसको लेकर भी सीबीआई ने तमाम सवाल पूछे हैं। सीबीआई उन अस्पताल के कर्मचारियों से भी सवाल पूछ रही है जिन्होंने सबसे पहले पीड़िता का इलाज किया था, और पीड़िता को किस स्थिति में लाया गया था उसको भी सीबीआई पूरी तरीके से खंगाल रही है। क्योंकि इस मामले में जो बात सामने आई है कि पीड़िता घटना के बाद में जब पहली बार पीड़िता थाने गई थी तो वो मोटरसाइकिल पर बैठकर गई थी, लेकिन बाद में उसको रीढ़ की हड्डी को टूटा हुआ बताया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है, इसमें वो तमाम जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उससे भी राय ले रही है कि क्या किसी पीड़िता की अगर रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो वो ऐसी स्थिति में बैठकर मोटरसाइकिल पर इतनी आसानी से जा सकती है, या फिर कुछ और वजह थी, क्या उसमें
कुछ फ्रैक्चर था जो बाद में टूट गई या दूसरी वजह थी, ये सारे चीज़ों को जोड़ने की कोशिश और फॉरेंसिक जो अब तक साक्ष्य सीबीआई के सामने मौजूद है और उसके साथ साथ मेन सीबीआई के पास जो बिंदु है वो है परिवार के लोगों के विरोधाभासी बयान और किस तरीके से उन्होंने जो अपने बयान हैं उनको बार बार बदला है, और चाहे वो शुरुआत में पुलिस को दिए गए बयान हो या फिर बाद में पुलिस को जो इंस्पेक्टर थे जो कि जांच अधिकारी थे उनको जो बयान दिया था या बाद में जो बयान मजिस्ट्रेट को दिए गए थे उन बयानों में और जो एसआईटी को बयान दिए गए उनमें और जो हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है, ये सारी चीज़ों को मिलाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह पूछी जा रही है परिवार से कि आपने हर बार अपने बयान में कुछ न कुछ ऐसा बोला है जो पिछले बयान से मेल नहीं खाता है। इस सब के पीछे जो एक साइकोलॉजी है वो ये है कि ग्रामीण जो लोग होते हैं सीधे साधे होते हैं, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ नहीं कर पाते हैं। जैसे शहरी लोग कई चीज़ों को झूठ बोलकर या बड़ी आसानी से अपने झूठ का बचाव करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से अगर ग्रामीण से कोई गलती हो जाती है, कोई बात अगर उससे गलत तरीके से बोल दी जाती है तो वो उस बात को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है और ऐसा लगता है कि पीड़िता के भाई ने एक दो ऐसी बातें स्वीकार कर ली हैं जिन्हें वो पहले बार बार बोलते आ रहे थे और इसी को लेकर सीबीआई अब आगे की जांच में लगी हुई है। सीबीआई उन पुलिस वालों को भी पूछ रही है, साथ में जो 4 आरोपी हैं उनको भी सीबीआई रिमांड पर लेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि जब चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था तो उनको रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया, उन्हें सीधे जेल क्यों भेजा गया। इसके पीछे पुलिस की जो वजह थी वो ये थी कि पुलिस नहीं चाहती थी कि अगर वो रिमांड पर लेगी मामला और ज़्यादा बढ़ेगा। ग्रामीण लोग और कांग्रेस या भीम आर्मी के जो लोग गाँव में ग्रामीण बनकर रह रहे थे वो इस बात को लेकर दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रामीणों के अंदर एक भावना रहती है कि आदमी को अगर पकड़ा गया है तो उसे जेल भेजा जाना चाहिए। रिमांड की बात अगर पुलिस सामने रखती तो शायद इसके पीछे की वजह ये पुलिस बताती हुई दिख रही है, लेकिन सीबीआई अब उन चारों को रिमांड पर लेगी और उन चारों से भी पहले एक साथ और बाद में अलग अलग पूछताछ की जाएगी, फिर एक साथ पूछताछ की जाएगी और उनकी बातों का, परिवार की बातों का, इसके अलावा जो दूसरे ग्रामीण हैं उन सभी की बातों के बीच में जो एक रूपता अगर मिलती है तब सीबीआई उसको दूसरे तरीके से देखेगी। लेकिन अगर सभी की बातों में जो दृश्य है, जो घटना है उसको लेकर विरोधाभास है तो फिर इसमें सीबीआई और ज़्यादा दोबारा से इसको फिर से नए तरीके से इसमें पूछताछ आगे बढ़ाएगी। लेकिन यह निश्चित है कि सीबीआई इस मामले की तह तक आसानी से पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, चूँकि जिस तरीके से सीबीआई जांच का विरोध तमाम कांग्रेसी नेताओं, भीम आर्मी के लोगों या दूसरे जो सपा वगैरह के उपद्रव कराने वाले लोग थे उनका विरोध किया गया और कुछ चैनल भी सीबीआई जांच का इस पूरे मामले में विरोध कर रहे थे। वो नार्को टेस्ट का भी विरोध कर रहे थे, जिनमें आज तक एनडीटीवी, एबीपी न्यूज़ जैसे चैनल थे जो इस पूरे मामले को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हुए दिख रहे थे। लेकिन उनकी टीआरपी तो नहीं बढ़ी, लेकिन जो उनकी भद्र थी वो पिट गई जनता के नज़रों में। उनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी गिर गई, क्योंकि ये चैनल झूठ परोसते हुए नजर आए और झूठ की इसी कड़ी में एक बार फिर से एनडीटीवी को पकड़ा गया और एनडीटीवी ने तनिष्क के बाइकॉट को लेकर एक खबर चला दी, झूठी खबर को उसने पहले अपने जो वेब पोर्टल था उस पर छापा, उसके अलावा टीवी में दिखाया और बार बार उस खबर को वो आगे बढ़ाता रहा और इसको लेकर तमाम बॉलीवुड के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। खबर ये थी कि तनिष्क के एक शोरूम पर गांधी धाम के अंदर हमला किया गया है और वहां के मैनेजर को पीटा गया है, उससे ज़बरदस्ती एक माफ़ीनामा लिखवा गया है। इस बात की बार बार दिखाने की कोशिश एनडीटीवी ने की, जबकि इसका खंडन वहां के जो पुलिस अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी ने खंडन किया और कहा कि यहाँ पर न तो चोरी दंगा कुछ नहीं हुआ है, किसी ने धमकाने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्थानीय लोगों ने तनिष्क के मैनेजर से मिलकर इसको बात की थी और इसको लेकर तनिष्क के मैनेजर ने अपनी तरफ से एक पत्र लिखकर लगा दिया था, जिसको लेकर एनडीटीवी द्वारा झूठी खबर उड़ाई गई। लेकिन अब इस मामले में एनडीटीवी फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने घोषणा कर दी है कि एनडीटीवी ने जिस तरीके से झूठी खबर दिखाकर गुजरात को, गांधीधाम को और गुजरात के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है, हम लोगों को हिंसक बताने की कोशिश की है और झूठी खबर के माध्यम से गुजरात की जो गुजराती समाज की जो अस्मिता है उसको चोट पहुंचाई है। इसके लिए अब हमने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं कि वो एनडीटीवी के खिलाफ फेक न्यूज़ का केस दर्ज करे और एनडीटीवी के अधिकारियों और जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस खबर को दिखाया है, जिन्होंने इस
को छापा है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो निश्चित तौर पर ये एनडीटीवी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस एनडीटीवी पहले भी गुजरात के मामले में कई बार कोर्ट से माफ़ी मांग चुका है। गुजरात को लेकर एनडीटीवी का एक अंदरूनी एक घृणा जैसी सोच है एनडीटीवी की, चाहे राजदीप सरदेसाई उसमें रहा हो या अभी रवीश कुमार हो या बरखा दत्त जैसे लोग इसमें रहे हों, ये सब के सब गुजरात को लेकर झूठ परोसते आए हैं। जब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी वहां पर थे तब भी तमाम झूठी खबरें चलाई गई थी और उनको लेकर राजदीप सरदेसाई ने कोर्ट से कई बार माफ़ी भी मांगी है। और इस बार भी ऐसा लगता है कि एनडीटीवी माफ़ी मांगेगा, लेकिन गुजरात सरकार इस बार बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प कर चुकी है और वो चाहते हैं कि एनडीटीवी को इसके इन झूठी खबरें दिखाने के कुकर्म के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। इससे तमाम जो दूसरे चैनल हैं जो झूठी खबरें परोसते हैं और उन खबरों के आधार पर तमाम प्रपंची लोग देश और समाज को बदनाम करने के लिए फिर तमाम चीज़ें और उसमें जोड़ देते हैं, जैसा कि आज स्वरा भास्कर जैसे लोग और दूसरे लोग भी इसमें जुड़ गए। इसके साथ साथ एक हॉलीवुड डायरेक्टर भी इस मामले पर टिप्पणी करता हुआ दिखा। तो ये मामला इतनी जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने में ये लोग बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। इसीलिए गुजरात सरकार अब इस मामले में बेहद सख्त कदम उठाने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।